नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो पॉलिटी की अपनी सीरीज़ में ये अपना नेक्स्ट लेक्चर है। तो हम पॉलिटी की सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और आज की सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल के बारे में अपन जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप प्रीएम्बल क्या है इसके बारे में जानने से पहले ये समझ लीजिए कि प्रीएम्बल क्या होता है। ठीक है, प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल जो है वो एक वर्ड है लेटिन का। ठीक है, लेटिन वर्ड है प्रीएम्बुलस। प्रीएम्बुलस वर्ड से बना हुआ है और उस प्रीएम्बुलस वर्ड का मीनिंग होता है वॉकिंग बिफोर। ठीक है, अब वॉकिंग बिफोर, अब आपको समझ में, आप सोच रहे होंगे वॉकिंग बिफोर का क्या मतलब हुआ यहाँ पर। देखिए, वॉकिंग बिफोर का मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी करने से पहले आप अगर उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहे हो संक्षिप्त में, ठीक है, उसका आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो एक तरीके से। ठीक है, इंट्रोडक्शन अगर दे रहे हो तो उससे बोला जाता है वॉकिंग बिफोर। ठीक है, तो उसी प्रकार से प्रीएम्बल क्या करता है, किसी भी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है या अपने स्पीच का कोई प्रीएम्बल है, स्पीच में अपन इंट्रो देते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक तरीके से ब्लूप्रिंट है उसका। ठीक है, अपन उसको ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं कि ये ब्लूप्रिंट है। और ब्लूप्रिंट का मतलब हो गया कि इसमें आपको वो सारी मोटा सारी चीज़ें बता दी गई है कि इसमें आगे जो भी बोला जाएगा वो इन्हीं के बेसिस पर सब कुछ लिखा हुआ होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये प्रीएम्बल में लिखा होता है। जैसे कि प्रीएम्बल का मतलब, जैसे कि प्रीएम्बल में जो चीज़ें लिखी हुई होती है, एक एक वर्ड लिखा होता है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर शब्दों में लिखा होता है। ठीक है, क्रिप्स बना के, तो वो क्या हो गया, प्रस्तावना हो गई। और फिर उसको आगे चल के कैसे किस प्रकार से समझाना है वो हो गया पूरी तरीके से एलेबोरेट करना। तो प्रीएम्बल में वो सारी चीज़ें एक तरीके से उसका सार लिखा होता है। ठीक है, सारांश रूप में लिख दिया जाता है कि ये इसी चीज़ के आगे जाकर एलेबोरेट किया जाएगा। ये प्रीएम्बल का मोटा मोटा मीनिंग होता है। ठीक है, अब जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अपना जो प्रीएम्बल है, अगर उसकी बात करें, ठीक है, तो वी इसमें अपनी जो प्रीएम्बल है उसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इससे क्या समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो देखिए 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रीएम्बल होती है, प्रीएम्बल क्या बताती है, प्रीएम्बल होते हैं ना, उसके मेनली 3-4 पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट। पहली पॉइंट कि प्रीएम्बल होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रीएम्बल है। तो प्रीएम्बल क्या बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो पहली चीज़ बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बना है, या कॉन्स्टिट्यूशन के पास जो पावर आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, कहाँ से ड्राइव हो रही है। ठीक है, तो उसका जो मीनिंग दे रखा है वो क्या दे रखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो संविधान को जो पावर मिल रही है, ठीक है, पहला पॉइंट कि संविधान को जो पावर मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, उसका सोर्स क्या है, तो वो आपको प्रीएम्बल में पहली ही जो लाइन है वो मिलेगी वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ से जो पावर हो रही वो पावर यहाँ से डिराइव हो रही है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, जो दूसरी जो प्रस्तावना जो बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आगे क्या लिखा गया है, वो चीज़ ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो, या इंडिया है, इंडिया अगर एज ए कंट्री नेशन काम करेगा तो वो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इसी में आगे दे रखा है कि हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत का नेचर क्या हुआ, भारत की जो प्रकृति होगी वो कैसे डिफाइन होगी, वो होगी, वो कैसे पता चलेगी कि भारत कैसे आगे चलकर शासन करेगा, लोगों को कैसे गवर्न करेगा, राज्य को कैसे चलाएगा, क्या तानाशाह के रूप में चलाएगा या उसकी क्या प्रोसेस, तो वो सारे नेचर हैं। तो उन्हीं के बारे में ये बता रहा है, जैसे सोवन, ठीक है, सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ये क्या है, भारत की प्रकृति होगी। ठीक है, ये डिफाइन कर दिया। अब इसके जो भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, उनको पूरी तरीके से एलेबोरेट किया कहाँ गया, आगे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल्स में किया गया होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब अगला है कि भाई पहला तो हो गया सोर्स हो गया, फिर नेचर क्या होगा, फिर इसका एम क्या है। अगर इसका एम भी तो होगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कोई ना कोई एम जरूर होगा। तो एम क्या है, तो एम ये है कि जो भी ऑल सिटीजन ऑफ
ऑल सिटीजन्स है, जो भी ऑल सिटीजन्स है उनको जस्टिस प्रोवाइड करवाना, उनको लिबर्टी प्रोवाइड करवाना, उनको इक्वलिटी प्रोवाइड करवाना, उनको फर्टेनिटी प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टेनिटी लोगों को मिले, वहाँ के नागरिकों को पूरी तरीके से मिले। अब फिर इसको बताया गया है कि जस्टिस 3 प्रकार से दिए जाएंगे, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। जो लिबर्टी होगी वो 5 प्रकार की लिबर्टी की बात कर रखी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फैथ एंड वर्शिप। ठीक है, देखिए एज इट इज़ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पहले कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रस्तावना में जो लिबर्टी शब्द का प्रयोग किया गया है तो कौन कौन सी लिबर्टी उसमें दी गई है। ठीक है, तो 5 प्रकार की लिबर्टी दी गई है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फैथ एंड वर्शिप। अगर 5 में से 3 दे दिया, एक नहीं दिया, एक कहीं और से उठा के दे दिया, जैसे सोशल दे दिया, इकोनॉमिक दे दिया, पॉलिटिकल दे दिया, तो फिर आप कन्फ्यूज़न नहीं हो इसके लिए मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि 5 प्रकार की लिबर्टी की बात कर रखी है। ठीक है, लिबर्टी कितनी है? 5 है। जस्टिस 3 प्रकार के जस्टिस की बात कर रखी है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, इक्वलिटी, अब इक्वलिटी की बात कर रखी है कि स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, सबके बीच में उनको प्रमोट करना, अपॉर्चुनिटी, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। ठीक है, और फर्टेनिटी की बात कर रखी है। तो ये क्या है? ये इनका एम है। अब संविधान का इसमें लास्ट में क्या लिखा गया है कि संविधान को कब एडॉप्ट किया गया था? तो संविधान को एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को इसको एडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन अपने लागू कब से किया था? वो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, एडॉप्ट का मतलब होता है अंगीकार करना, मतलब उसको स्वीकार कर लिया गया था कि हाँ 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार कर लिया गया था, एडॉप्ट कर लिया गया था और फिर इसको लागू कर दिया गया था 1950 को 26 जनवरी। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था प्रीएम्बल का। अब देखते हैं कि इसके जो मेन वर्डिंग है उन वर्डिंग का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे सोवर्निटी वर्ड दे रखा है, सोशलिस्ट वर्ड दे रखा है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, आखिर इनका कहना क्या चाह रही है। ठीक है, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। तो अब चलिए एक एक करके इन वर्डों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वर्ड देखेंगे सोवर्न। ठीक है, तो सोवर्न का क्या मतलब है? देखिए, सोवर्न का मतलब ये है कि भारत जो कंट्री एज ए कंट्री है वो ना तो किसी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, भारत एज ए कंट्री ना तो किसी पर डिपेंडेंट है, ना ही किसी का डोमिनियन। ठीक है, डोमिनियन माने किसी का उपनिवेश नहीं है। भारत अपने आप में पूरी तरीके से स्वतंत्र है, अपने निर्णय खुद लेगा, चाहे आंतरिक निर्णय लेने हो चाहे बाहरी निर्णय लेने हो, जैसे कि विदेश नीति से संबंधित। अगर आपने अभी के अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो अपने जो एस जयशंकर साहब है वो किस प्रकार से अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बेबाकी तरीके से मतलब अपने विचार रखते हैं कि हमारी ये फॉरेन पॉलिसी है, हम इस पर काम करेंगे, चाहे रसिया के साथ रिलेशन रखने हो, चाहे अमेरिका के साथ रखने हो, चाहे चाइना के साथ रखने हो, चाहे किसी अदर कंट्रीज़ के साथ कैसे अब हमारे रिश्ते होंगे उस पर वो बात करते हैं। तो वो क्या हो गया? वो एक सोवन कंट्री होता है, वही ऐसी डिमांड करता है। वहीं अगर अपोजिट में अगर देखा होगा, वहाँ के इमरान खान पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो बहुत बार स्टेटमेंट देते हैं कि हम तो अभी भी हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो गुलाम है अमेरिका के। ठीक है, तो और इंडिया को तारीफ़ करते हैं, वो एक पॉलिटिकल इश्यू है, बाकी अलग चीज़ है। ठीक है, तो हम क्या है पूरी तरीके से सोवन। तो इसी प्रकार से सोवन का मतलब ये हुआ। दूसरा जो वर्ड है वो वर्ड है सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट वर्ड का क्या मतलब है? देखिए, सोशलिस्ट वर्ड का वैसे तो दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है पूरी तरीके से जो कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग होते हैं वो जिस प्रकार से बिलीव करते हैं, वो करते हैं कि पूरी तरीके से सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण हो, सरकार का पूरी तरीके से कंट्रोल हो किसी भी चीज़ पर, जो मीन ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर गवर्नमेंट का पूरी तरीके से कंट्रोल हो और लोगों में समान रूप से सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन इंडिया में जो अपनाया है जो सोशलिस्ट विचारधारा को, वो नेहरू जी की, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी, इनकी जो विचारधारा है, इनके जो विचार थे, इनको यहाँ पर अपनाया गया है। और इनके क्या विचार थे? इनके जो विचार थे वो थे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट।
ठीक है। अब डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का मतलब हो गया कि एक वेलफेयर स्टेट के रूप में हम काम करेंगे, ठीक है, वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करेंगे, नहीं कि हम सारी चीज़ें हैं वो सरकार के कंट्रोल में होगी और पूरी तरीके से हम ही काम करेंगे, ठीक है, सबको अधिकार होगा, समान रूप से काम करेंगे, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, ये सोशलिस्ट में रखा गया था। लेकिन हाँ, सबको, जैसे कोई भी मान लीजिए गरीब है तो उसको आगे बढ़ने की, ठीक है, उसको कुछ पीडीएस सिस्टम के थ्रू दिया जाएगा तो वो लोक कल्याणकारी काम होगा, ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट के रूप में काम किया जाएगा। ये सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का मतलब है। अब देखिए, सोशलिस्ट जो वर्ड है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट वर्ड को नहीं शामिल किया गया था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1976, ठीक है, इसमें सोशलिस्ट वर्ड को प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। अब प्रीएम्बल में अमेंडमेंट करने की एक छोटी सी 2-3 केस स्टडी, उनको हम बाद में देखेंगे, उनमें क्या किस वजह से पहले को अमेंडमेंट होता था, नहीं होता था, और कब से होना शुरू हुआ, ठीक है, वो हम लास्ट में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि सोशलिस्ट वर्ड है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत इसे समाहित किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके कोई विचार ही नहीं थे। जैसे डीपीएसपी है, वो क्या है, एक तरीके से वेलफेयर स्टेट के लिए ही है सारी चीज़ें, तो वहीं से एक तरीके से वर्ड को बाद में लाया गया, लेकिन विचारधारा जो भावनाएं थी मेन, वो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित है। नेक्स्ट अपना जो वर्ड है वो है सेक्युलर, ठीक है। अब सेक्युलर वर्ड है, इसके 2 मीनिंग होते हैं, हिंदी में धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों का मीनिंग अगर वैसे देखा जाए तो थोड़ा अलग होता है, लेकिन जनरली एक ही मीनिंग मान लिया जाता है। तो अगर देखा जाए सेक्युलर का मतलब क्या है, सेक्युलर का मतलब ये है कि इंडिया में 2 प्रकार होते हैं, एक तो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज ये मानती है कि कोई भी अगर सेक्युलर है तो सेक्युलर का मतलब ये है कि वहाँ का जो रिलीजन है और स्टेट है, ये दोनों पूरी तरीके से सेपरेट होंगे। रिलीजन अपना काम करेगा, स्टेट अपना काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में क्या हो रहा है, फ्रांस पूरी तरीके से वहाँ पर है कि पब्लिक लाइफ में, पब्लिक प्लेस में आप कुछ भी अगर रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, ये फ्रांस में पूरी तरीके से बैन था। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में इस प्रकार से नहीं, इंडिया में ये नहीं कहा गया है कि भाई हम पूरी तरीके से सेपरेट कर देंगे, ठीक है, धर्म के विरुद्ध है। एक स्टेटमेंट ये भी आ सकता है, क्या धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि भारत धर्म के पूरी तरीके से विरुद्ध है, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि भारत में बहुत सारी धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाए, ठीक है, समान रूप का समान दर्जा दिया गया है और समान रूप से सम्मान देने की बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पर है कि समान रूप से देखा जाएगा सभी धर्मों को। और ये जो वर्ड है सेक्युलर, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत वर्ड को ऐड किया गया था। लेकिन इससे पहले भी आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 को अगर पढ़ेंगे, अगर डिटेल से उनको पढ़ा जाए, तो उनमें यही चीज़ निकल के सामने आती है कि लोगों को धर्म को मानने की, उनको विश्वास करने की, उनको प्रचार करने की पूरी तरीके से आज़ादी दी गई थी कि आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो ये बात कहेगी। लेकिन ये भी है कि आप दूसरों के धर्म का अपमान नहीं करोगे, सम्मान करोगे कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, ठीक है। देख लीजिए, आप एक बार यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, सोवर्ण, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो हम डेमोक्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो अगर डेमोक्रेसी की बात करें, जो डेमोक्रेटिक बात हो रही है, उसका मतलब ये है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब ये हो गया कि डेमोक्रेसी जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। ये किसने दी थी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन दी थी अब्राहम लिंकन साहब, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये डेमोक्रेसी की परिभाषा दी थी। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, 2 प्रकार से होती है, एक तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता होती है वो सभी को, जो हेड होता है उसको डायरेक्ट चुना जाता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट होगी तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट उन्हीं के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड में काम करती है, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड में फॉलो की जाती है। लेकिन इनडायरेक्ट में ये होता है कि हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को तो नहीं चूज करते, लेकिन अपने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजते हैं, ठीक है। जैसे अपन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को
जब इलेक्शन होता है तो हम उनके लिए चुनाव करते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके हमें रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। और यहाँ पर क्या करता है, डायरेक्ट जनता अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने को पार्लियामेंट में एक एमपी होगा, अपने एक प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे। इसकी वजह ये है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो, ठीक है, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इतने सारे लोगों को एक साथ डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, ठीक है। उनके लिए कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा और वही आगे चल कर काम करेगा, तो इसी वजह से वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में काम करती है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी वर्ड है डेमोक्रेटिक, तो वो डेमोक्रेटिक वर्ड है वो एक वृहद रूप में इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। जैसे कि आपको केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, केवल इलेक्शन लड़ लिया, ये डेमोक्रेसी नहीं, आपको सोशल डेमोक्रेसी भी होगी, ठीक है। और आप इकोनॉमिक रूप से भी डेमोक्रेटिक होंगे, मतलब आप सामाजिक रूप से भी लोकतंत्र हो, इकोनॉमिक रूप से भी लोकतंत्र होंगे, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक जो वर्ड है उसको बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत सारे शब्दों के साथ दिखाया गया है। अब जो नेक्स्ट अपना वर्ड है वो है रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब हो गया गणतंत्र, ठीक है। तो रिपब्लिक का मीनिंग ये है कि एक दो प्रकार से लोकतंत्र होता है। जो डेमोक्रेसी होती है वो दो प्रकार से काम करती है, ठीक है। एक डेमोक्रेसी होती है वो रिपब्लिक रूप से काम करती है, ठीक है। डेमोक्रेसी होती है वो दो प्रकार से काम करती है डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी होती है रिपब्लिक और एक होती है तानाशाही, ठीक है। तो जो रिपब्लिक होती है, गणतांत्रिक डेमोक्रेसी होती है, उसमें जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है। जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, लेकिन वो इलेक्टेड होगा। लेकिन जहाँ पर राजशाही सिस्टम है, तानाशाही कहना थोड़ा गलत होगा, सॉरी, राजशाही सिस्टम, ठीक है। जो राजशाही होगा, किंगशिप प्रणाली बोलते हैं जिसको, ठीक है, किंगशिप डेमोक्रेसी। तो किंगशिप डेमोक्रेसी में क्या होगा कि वहाँ का जो भी उत्तराधिकारी होगा वो इलेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। इलेक्टेड ना होकर वो क्या होगा, वंशानुगत होगा, ठीक है। ये सिस्टम अभी भी चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे अभी भी कहाँ चल रहा होगा, डेमोक्रेसी फिर भी वहाँ पर, ये वहाँ चल रहा है जहाँ आप शायद आप नहीं सोच पा रहे होंगे, और ये ब्रिटेन में चल रहा है, ठीक है। ब्रिटेन में ये सिस्टम अभी भी चल रहा है, ठीक है। वहाँ पर जो वहाँ का हेड ऑफ स्टेट होता है वो वंशानुगत होता है, इलेक्टेड नहीं होता है। लेकिन इंडिया में इलेक्टेड होता है, रिपब्लिक होता है। इसका मतलब है कि किसी भी एक विशेष वर्ग नहीं होगा, ठीक है, कोई प्रिविलेज वर्ग नहीं होगा। रिपब्लिक का मतलब ये भी है कि कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा जिसको अलग से विशेष अधिकार प्राप्त हो कि आप ही ये काम कर सकते हो, बाकी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसकी वजह से रिपब्लिक वर्ड को इस प्रकार से डिफाइन करेंगे अपन। अब जो आगे इसमें क्या दे रखा है, ये तो हो गई 5 मोटा वर्ड, जो मेन वर्ड इसमें सामने आ रखा है। अब लिबर्टी की, जस्टिस की बात होगी, तो जस्टिस में 3 जस्टिस की बात कर रखी है, ठीक है। अपन एक जैसे सुनते भी हैं कि समय पर न्याय मिलना ही पर्याप्त नहीं है, समय पर भी न्याय मिलना जरूरी होता है। जैसे कोई केस हो गया 2 साल के लिए, मान ली किसी को सज़ा होनी, लेकिन वो सज़ा हुई नहीं, उससे पहले 20 साल की सज़ा काट ली, तो वो क्या है, वो न्याय नहीं हो सकता, ठीक है। तो जस्टिस में 3 प्रकार के जस्टिस की जो बात कर रखी है, सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस हो गया। तो सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी धर्म, उसके जाति, उसके लिंग, ठीक है, किसी भी रंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के समान बिहेव किया जाएगा उसके साथ, ठीक है। तो ये हो गया सोशल जस्टिस का मतलब। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि जो आर्थिक रूप से कोई कमज़ोर आदमी है, ठीक है, तो उसके साथ किसी भी प्रकार का, पहली बात तो भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, उसके साथ जो आर्थिक असमानता है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। जो इकोनॉमिक इक्वलिटी है, ठीक है, उसको कम से कम करने की कोशिश की जाएगी ताकि लोगों को एक इकोनॉमिक जस्टिस प्राप्त हो सके, ठीक है। और इकोनॉमिक जस्टिस, एक आपको वर्ड पूछा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पूछते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है, शायद आपने कहीं नहीं सुना होगा। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो डेफिनेशन या क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो डिफाइन कर रहा है। तो इसके लिए जो सबसे एग्जैक्ट जो डेफिनेशन वो है
कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, इन दोनों का जो मिला जुला रूप होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। यहाँ पर पॉलिटिकल जस्टिस अगर गलती से भी आ गया तो आपको वो ऑप्शन गलत मानना है, ठीक है। इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस को मिला जुला रूप होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं। आया समझ में? आशा करता हूँ कि आ रहा होगा समझ में। अब होता है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है उसको समान रूप से राजनीतिक अधिकार है। वो सरकार के पास अगर जाना चाहे तो आराम से अपना सरकार से, जिस प्रकार से बाकी लोग जा रहे हैं उसी प्रकार से आप अनुमति लेके किसी भी गवर्नमेंट के कैंडिडेट से जाके, प्रतिनिधि से जाके मिल सकते हो, ठीक है। और ये जो तीनों वर्ड लिए गए जस्टिस के, ये कहाँ से लिए गए? ये तीनों के तीनों वर्ड लिए गए रूसी क्रांति से, ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन 1917, ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 का, वहाँ से ये जस्टिस के जो तीनों वर्ड हैं वहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जस्टिस के जो तीनों वर्ड है वो कहाँ से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिए गए वो कहाँ से लिए गए हैं। अगला जो वर्ड है, ठीक है, लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी कितनी प्रकार की लिबर्टी की बात कर रखी है? 5 प्रकार की लिबर्टी की बात कर रखी है, ठीक है, ठीक है। लिबर्टी देखिए, लिबर्टी की जो 5 प्रकार की लिबर्टी है, थॉट माने किसी भी चीज़ को, अगर आप कोई भी विश्वास कर रहे हो किसी में, आपको विचार, ठीक है, तो विचारों की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। एक्सप्रेस करने की आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बिलीव विश्वास करने की स्वतंत्रता है। फेथ का मतलब भी विश्वास है और बिलीफ का मतलब भी विश्वास है, ठीक। इनमें थोड़ा सा एक है कि जैसे हिंदी में टर्म में लिया जाता है कि एक का धर्म मान लिया जाता है, जैसे है ना, और एक को विश्वास मान, और वर्शिप, ठीक है, तो उपासना करना, ठीक है। तो इनकी आपको स्वतंत्रता है, आप किसकी भी उपासना करनी है, क्या करनी है, आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता होगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से डिफाइन किया गया इनको। अब अगला जो वर्ड है अपना, वो वर्ड है इक्वलिटी, ठीक है। तो इक्वलिटी की जो बात कर रखी है, 1 मिनट, हाँ, इक्वलिटी जो हम बात करते हैं इक्वलिटी के लिए, तो इक्वलिटी में, ठीक है, लिबर्टी तो आपको समझ में आ गया होगा, सारी प्रकार की लिबर्टी आपको दी गई है। इक्वलिटी का मतलब है कि समाज में किसी भी विशेषाधिकार वर्ग का अनुपस्थिति होना, ठीक है, कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं होगी, ठीक है, और सभी व्यक्ति को समान रूप से अधिकार दिया जाएगा। तो ये जो इक्वलिटी है वो भी 3 प्रकार की है। हालांकि यहाँ पर वर्ड नहीं दिए गए, यहाँ पर तो अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात करेगी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लेकिन अगर इसको जो डिफाइन करना हो तो 3 प्रकार से इक्वलिटी की बात कर रखी है। एक होती है इक्वलिटी नागरिक समानता, ठीक है, नागरिक समानता। एक होगी राजनीतिक रूप से समानता और एक होगी आर्थिक रूप से समानता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये राजनीतिक और आर्थिक तो जस्टिस में भी आए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इनको अलग तरीके से समझना होगा। नागरिक समानता का मतलब है कि कोई भी नागरिक है वो सभी जगह समान होगा, ठीक है, एज ए नागरिक। जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 14 में जो बात करें कि विधि के समक्ष समता, तो सभी नागरिक विधि के समान है। आर्टिकल 15 में जो बात कर रखी है, ठीक है, आर्टिकल 15 में क्या कह रखा है? आर्टिकल 15 में जो समानता की बात कर रखी है वो है कि जैसे जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का विरोध आर्टिकल 17, ठीक है। इसका मतलब सभी लोग समान है नागरिक रूप से। नागरिक है वो एज ए सिटीजन है तो सब सिटीजन समान है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे ऊपर उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब राजनीतिक जो समानता है, राजनीतिक समानता का मतलब ये हुआ कि आपकी जो वोटिंग पावर है, अगर आपको वोटिंग करनी है तो एक नागरिक, एक सिटीजन, एक वोट, मतलब एक व्यक्ति होगा, एक वोट दिया जाएगा। ये नहीं कि भाई आप इस धर्म से, इस जाति से बिलोंग करते हो तो आपको कुछ ज़्यादा प्रिविलेज दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतदाता सूची में सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। और अगर देखा जाए आर्थिक समानता की अगर बात देखी जाए तो आर्थिक समानता में यह बात कर रखी है, जैसे अपन डीपीएसपी में देखा जाए तो डीपीएसपी में ये बात, जैसे आर्थिक रूप से समानता, अगर डीपीएसपी को एक बार साइड में कीजिए, आर्थिक समानता का मतलब ये हुआ कि अगर पुरुष और स्त्री अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए पुरुष और स्त्री काम कर रहे हैं, मेल और फीमेल काम कर रहे हैं,
और उनको समान काम कर रहे हैं, तो समान काम के लिए उनको समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि अगर महिला काम कर रही है तो उनको कम दिया जाएगा, पुरुष काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा वेतन दिया जाएगा, नहीं, समान काम समान वेतन। ये क्या हुई, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात होगी। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक इक्वलिटी होगी। आशा कर रहा हूँ समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें हटके है लेकिन आपको समझना ज़रूरी होता है। इन चीज़ों के बारे में अगर एक बार समझ लिया तो फिर आपको हमेशा के लिए क्लियरिटी आ जाएगी सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए साथ में और सारी चीज़ों को आराम से आसानी से समझने की कोशिश करते रहिए। अब जैसे फर्टर्निटी की बात कर रखी है, बंधुत्व की बात कर रखी है, तो बंधुत्व क्या है, बंधुत्व का मतलब क्या है, फर्टर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल है उनकी डिग्निटी उनकी डिग्निटी को बनाया रखा जाए। ठीक है, तो फर्टिनिटी का मतलब है, अगर फर्टिनिटी को देखा जाए, फर्टिनिटी कहाँ से डिराइव होगी है, बंधुता। ठीक है, बंधुता, भाईचारा, बंधुता का मतलब है भाईचारा, लोगों में भाईचारा बना रहे। ठीक है, ये पहले ही बात कर दी कि लोगों में भाईचारा बना रहे, और लोगों में भाईचारा बना रहे इसके लिए क्या किया गया, एक तो एकल नागरिकता दे दी गई, एकल नागरिकता। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, ताकि किसी को भी ये नहीं लगे कि मैं इस स्टेट से हूँ, मैं इस स्टेट से हूँ। ठीक है, ताकि एक राष्ट्रीय भावना और भाईचारे की भावना उभर कर सामने आए। ठीक है, और इसीलिए क्या जोड़ दिया गया, अखंडता शब्द, जो इंटीग्रिटी वर्ड है अखंडता, वो भी वर्ड इसी लाइन में जोड़ा गया था कि देश की राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सके। तो अखंडता वर्ड पहले कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में शामिल नहीं था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था तब इसको 1976 में ऐड कर लिया गया था। ठीक है, तो शायद उम्मीद कर रहा हूँ जो वर्ड थे उनके बारे में इतना अपने को समझना काफ़ी होगा। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में बहुत सारी चीज़ों को आगे डिफाइन कर रखा होगा, हर चीज़ के बारे में। जैसे अपन ने देखा था अभी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, तो ये सारी जस्टिस कहाँ आएंगे, डीपीएसपी में सारी चीज़ें दे रखी होगी। ठीक है, पॉलिटिकल अगर डेमोक्रेसी की बात होगी तो वो फंडामेंटल राइट्स में बात कर रखी होगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपन ने देख चुके हैं। अब जो अपन शुरू में एक बात कर रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड आए हैं अमेंडमेंट करने वाली बात, तो वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट हुआ इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो वो बात देखिए ये है, 2 केस आए थे। पहले क्या होता, एक बेरूबाड़ी केस आया था 1960 में। ठीक है, बेरूबाड़ी केस 1960 में आया था, और एक आया था केशवानंद भारती केस। ठीक है, बेरूबाड़ी वाद मामला केस कुछ भी बोल दो, और एक होगा केशवानंद केस। ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेज केरला, स्टेट ऑफ केरला, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, तो इन 2 केसों में ये हुआ था, ये आया था 1960 में और ये आया था 1973 में, 24 अक्टूबर 1973, क्योंकि ये लैंड में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस हुआ था। ठीक है, केशवानंद भारती का केस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है, हर जगह ये काम आता है। तो देखिए बेरूबाड़ी केस में ये कहा गया था कि प्रस्तावना में आप प्रस्तावना है जो प्रीएम्बल है उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें क्या गया था कि आप प्रीएम्बल में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, अब प्रीएम्बल में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। फिर इसके साथ में एक पॉइंट ऐड किया गया था कि प्रीएम्बल में अमेंडमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्रीएम्बल वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग ही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या गया, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग ही नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट कैसे करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल 368 को आपको समझना होगा। तो देखिए आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात कर रखी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाएगा, और उसी के बेसिस पर आपको अमेंड करना होगा। तो इस केस में कह दिया गया प्रीएम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग ही नहीं, तो आप फिर प्रीएम्बल को अमेंड कैसे कर सकते हो, अमेंड ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहली बात हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकते, दूसरी बात कि अब भाग ही नहीं है। केशवानंद भारती केस में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल है वो संविधान का ही भाग है। ठीक है, देखिए मतलब जो ऑब्जर्वेशन में हो सकता है कि कुछ ऐसी बात हो जाए जो उनको पहले लगे कि नहीं, फिर उनको लगे कि नहीं ऐसे होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये तो समय समय पर ऑब्जर्वेशन आते रहते हैं, तो उसकी वजह से ये बात क्लियर हुई कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही भाग है प्रस्तावना। अब कॉन्स्टिट्यूशन का ही प्रीएम्बल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही भाग है, तो इसका मतलब इसमें अमेंड किया जा सकता है। तो फिर इसी के बाद में 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 3 नए शब्दों को ऐड किया गया था। ठीक है, कौन कौन से वर्ड थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं बता देता हूँ कौन कौन से जो वर्ड लिए गए थे।
पहला वर्ड है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया था, सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया था और इंटेग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया था। ठीक है, इंटेग्रिटी, ठीक है, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। तो यूनिटी तो पहले से था, इंटेग्रिटी। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत कौन कौन से शब्दों को प्रियम्बल में ऐड किया गया था। तो 3 वर्ड हो गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ठीक है, फिर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनका कर्म याद रखना। ठीक है, जो इनका फॉलोइंग जैसे सोवर्ण, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 वर्ड एज इट इज याद रखना। इनके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में। फिर एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जस्टिस कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया, जस्टिस के नाम दे दिए, फिर एक कोई अलग नाम दे दिया, जैसे 3 जस्टिस है, 5 लिबर्टी है। ठीक है, तो ये प्रियम्बल के बारे में जैसे कि प्रियम्बल के बारे में सारी चीज़ें हो गई लगभग। ठीक है, अब एक चीज़ आपका ये है कि प्रियम्बल लाया कौन था, प्रियम्बल कहाँ से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को जो लाया गया था उसके बारे में कुछ बताया नहीं। ठीक है, देखिए प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, नेहरू जी के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था नेहरू जी के द्वारा, उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी हुई थी, ठीक है, संविधान सभा, उसमें रखा गया था। फिर उस संविधान सभा में रखा गया था, उसी को फिर उसको क्या किया गया था, पास किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, 22 जनवरी 1947 में सर्वसम्मति से उसको स्वीकार कर लिया गया था। तो उसी के बेसिस पर, ठीक है, उसी के ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर, उसके जो ऑब्जेक्टिव थे उसी के बेसिस पर प्रियम्बल बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें लगभग एक आईना दिखाया गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें होगी। ठीक है, नेहरू जी के द्वारा। तो नेहरू जी और बाकी फिर सारी संविधान सभा ने उसको देखा, तो इसका मतलब पूरी संविधान सभा को ये लगा कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसमें अपने संविधान का एक आईना है। ठीक है, तो उसी को आगे चलकर प्रियम्बल के रूप में रख लिया गया। तो प्रियम्बल जो आता है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप साथ में साथ नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ों को एज इट इज़ जो बना रहा हूँ मैं भी आपको शॉर्ट में ही लिखवा रहा हूँ, समझा सारी चीज़ें रहा हूँ, लिखवा शॉर्ट में रहा हूँ, ताकि आपको वापस रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी की नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।